अकेली माँ अपनी 2 संतानों के साथ मिलकर एक लॉन्ड्री की दुकान चलाती है और एक शांतिपूर्ण जीवन बिताती है। लेकिन अचानक एक दिन उसकी दुकान में आग लग गई, जिससे सब कुछ जलकर राख हो गया। वो महिला हैरान और परेशान हो गई। अब वो क्या करेगी? इस संकट से उभरने के लिए उसने फिर से वही दुकान शुरू करने की ठानी और बैंक से लोन के लिए आवेदन किया। लेकिन इसी प्रक्रिया में वो एक भीषण धोखाधड़ी की शिकार हो गई, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। हालात इतने खराब हो गए कि एक समय ऐसा आया जब चाइल्ड केयर का बहाना लेकर उसके बच्चे भी छीन लिए गए। हालांकि अंत में वो महिला न केवल इस धोखाधड़ी का बदला लेने में सफल रही, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि कोई भी सामान्य महिला कमजोर नहीं होती। यही सच्चाई आज मैं आप सबको समझाने जा रही हूँ। ये कहानी कोरियन भाषा में बनी फिल्म सिटीजन ऑफ अ काइंड पर आधारित है। कहानी शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी पक्के से कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है एक अकेली माँ अपने 2 संतानों के साथ लॉन्ड्री की दुकान चला रही है। वो आर्थिक रूप से स्थिर जीवन जी रही है, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ जाता है। दुकान में आग लगती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वो गहरे सदमे में चली जाती है और सोचती है कि आगे कैसे बढ़ें। इसके बाद वो बैंक दर बैंक जाकर लोन के लिए अप्लाई करती है, लेकिन सभी बैंक उसके आवेदन को खारिज कर देते हैं। पुरानी दुकान का बीमा नहीं था, इसीलिए उसके पास लोन ही एकमात्र विकल्प बचता है। तभी एक दिन बैंक मैनेजर किम उसे कॉल करता है और बताता है कि उसका $80,000 का लोन मंजूर हो गया है, लेकिन प्रोसेसिंग फी उसे खुद ही जमा करनी होगी। महिला के पास पैसे नहीं होते, लेकिन वो अपनी सारी जमा पूंजी जोड़कर प्रोसेसिंग फी जमा कर देती है, जैसा कि किम ने निर्देश दिया था। कुछ दिनों बाद जब बैंक मैनेजर किम का कोई अता पता नहीं चलता और उसका फोन भी बंद आता है, तो वो महिला सीधे बैंक पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद मीरान स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उस बैंक में किम नाम का कोई मैनेजर है ही नहीं। साथ ही बैंक कभी ग्राहकों से इस तरह सीधे पैसे नहीं मांगता। अब मीरान को समझ आ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। न केवल उसकी दुकान चली गई, बल्कि उसकी आखिरी जमा पूंजी भी ठगी में चली गई। सब कुछ खोकर मीरान पूरी तरह से टूट जाती है। इन स्कैमर्स का असली मकसद ही संकट में फंसे लोगों का फायदा उठाना होता है, और मीरान को यह सच्चाई अब अच्छे से समझ आ गई है। वो खुद को कोसती है और अपनी किस्मत पर रोती है। इसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन के साइबर क्राइम विभाग में जाकर शिकायत दर्ज कराती है। जांच अधिकारी बेनी पाता है कि धीरे धीरे मीरान से कुल $32,000 की ठगी की गई है। वो हैरानी से पूछता है, आपसे इतनी बड़ी रकम ठगी गई, फिर भी आपको एक बार भी शक नहीं हुआ? आपने कभी खुद जाकर बैंक से संपर्क तक नहीं किया? आपको समझना चाहिए था कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। ऐसी भोली बातों में फंसना तब और भी खतरनाक होता है जब आपकी पूरी जिंदगी दांव पर लगी हो। मीरान जवाब देती है, जब इंसान संकट में होता है तो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। मैं अब शोक मनाने की हालत में नहीं हूँ, बस बताइए कि मैं अपना पैसा कब और कैसे वापस पा सकती हूँ। इस पर अधिकारी बेनी कहता है, मैं ये तो नहीं बता सकता, मैं सिर्फ केस की जांच कर सकता हूँ। असल में बेनी पहले से ही इस तरह के साइबर फ्रॉड मामलों से मानसिक रूप से परेशान था। मीरान अब लॉन्ड्री की दुकान में ही अपने दोनों बच्चों के साथ रहती है, लेकिन दुकान के जलने के बाद उसके छतों के ढह जाने का खतरा बराबर बना रहता है। इसी वजह से वो अपने दोनों बच्चों को डे केयर में ही रखती है। लेकिन एक दिन वहाँ की मैडम ने मीरान से कहा कि आप अपने दोनों बच्चों को यहाँ मुफ्त में नहीं रख सकती। दूसरे बच्चों के माता पिता ने शिकायत की है। इसी वजह से मीरान को मजबूरन अपने दोनों बच्चों को अपने साथ कार्यस्थल में रखना शुरू कर दिया। दुकान में आग लगने के बाद उसने एक बड़ी लॉन्ड्री कंपनी में नौकरी कर ली, और मीरान की किस्मत अच्छी है कि उसके सहयोगी अच्छे हैं, जो काम के साथ साथ उसके दोनों बच्चों का ध्यान रखते हैं, जिनमें से एक चुनमिन और दूसरा उजिन है। इसके बाद चीन के क्विडा शहर को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक नकली कॉल सेंटर से लोगों को कॉल करके इस तरह धोखा दिया जाता है, और ये कॉल सेंटर सिर्फ कॉल करके लोगों को धोखा नहीं देता, बल्कि दूसरे देशों से नौकरी के लालच में लड़कों और लड़कियों को यहाँ लाया जाता है और उन्हें बंदी बनाकर प्रताड़ित किया जाता है। उनके परिवार वालों को कॉल करके फिरौती मांगी जाती है, और वे परिवार भी मजबूर होकर अपने बच्चों को बचाने के लिए इन कॉल कंपनियों को पैसे दे देते हैं। इसके बाद उन लड़कों को उसी कॉल सेंटर में
जबरदस्ती काम करवाया जाता है। यदि वो इनकार करते हैं तो उन्हें या उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। जो लड़के कंप्यूटर में माहिर है उन्हें सिस्टम हैकिंग और डेटा चोरी का काम दिया जाता है। वो सबसे पहले बैंकों के डेटाबेस को हैक करते हैं और वहां के ग्राहकों की निजी जानकारी चुरा लेते हैं। इसी डेटा की मदद से वो ये जान लेते हैं कि कौन से लोग किस संकट से गुजर रहे हैं। फिर वे उन्हें कॉल करके एक योजनाबद्ध और भावनात्मक तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरह ये धोखाधड़ी की चेन चलती रहती है। आम लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ ठगी हो रही है। इसी कॉल सेंटर में जेमिन भी काम करता है। हालांकि वो इस धोखाधड़ी से खुश नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं। जो कर्मचारी विरोध करते या ठीक से काम नहीं करते उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। एक बार जेमिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में वो एक कमरे से गुजरता है जहां 2 लड़कों को बेरहमी से पीटा जा रहा था क्योंकि उन्होंने भागने की कोशिश की थी। उनमें से एक लड़के को उसकी बहन की आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाकर धमकाया गया कि अगर वो यहाँ से भागा तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी जाएगी, जिससे उसकी बहन समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये सुनकर वो लड़का क्रोधित हो गया और गालियां बकने लगा। इससे कॉल सेंटर का मुख्य बॉस आग बबूला हो गया। उसने लाठी से उस लड़के को पीट पीट कर वहीं मार डाला और वहीं खड़े दूसरे लड़के के पैर तोड़ दिए। ये सब देखकर जेमिन डर गया और अपने कमरे में लौट आया। वो समझ गया कि उसे यहाँ से भागने के लिए कोई और सुरक्षित रास्ता तलाशना होगा। इसी बीच एक दिन पुलिस अधिकारी बेनी मीरान को कॉल करते हैं और बताते हैं कि जिन फर्जी खातों में उसके पैसे ट्रांसफर किए गए थे वे सब विदेशी अकाउंट थे। पैसे ट्रांसफर होते ही वे अकाउंट बंद कर दिए गए। विदेशी खाते का मतलब है दूसरे देश में स्थित, जिसे ट्रैक कर पाना लगभग असंभव होता है। बेनी उसे समझाते हैं कि ऐसे स्कैमर्स को पकड़ना बेहद मुश्किल होता है और बेहतर होगा कि वो इस अनुभव को जीवन का एक कड़वा सबक मानकर आगे बढ़ जाए। बेनी की बातें सुनकर मीरान पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसने पुलिस से न्याय की उम्मीद की थी। तभी रास्ते में उसे जेमिन का कॉल आया। उसकी आवाज सुनते ही मीरान उसे पहचान गई और गुस्से में गालियां देने लगी। मीरान बोली, मैंने बहुत मुश्किल से कुछ जान पहचान वालों से उधार लेकर पैसे तुम्हें दिए थे और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। लेकिन जेमिन ने शांत स्वर में कहा, जो कुछ हो गया उसे जाने दो। मैं तुम्हारा इन्फॉर्मर बनने को तैयार हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मीरान कुछ पलों के लिए उलझन में पड़ गई। वो बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? उसे लगा शायद जेमिन उसे फिर से भावनात्मक ब्लैकमेल करके उसे किसी जाल में फंसाना चाहता है। जेमिन ने गंभीरता से कहा, मैं खुद इस गैंग में फंसा हुआ हूँ। मैं सीधे पुलिस से संपर्क नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकती हो। मीरान ने पूछा, तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? जेमिन ने जवाब दिया, क्योंकि तुम इकलौती क्लाइंट हो जिसने इतनी जल्दी काम किया। तुमने सोच विचार में वक्त बर्बाद नहीं किया और 2 ही दिनों में पैसे भेज दिए। यही वजह है कि मुझे लगता है तुम इस मिशन में मेरा साथ दे सकती हो। मैं तुम्हें इस कॉल सेंटर और इस पूरे नेटवर्क की जानकारी दूंगा और तुम वो सब पुलिस तक पहुंचाओगी। इससे तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे और मुझे मेरी आजादी। फोन काटते ही मीरान ने तुरंत पुलिस अधिकारी बेनी को कॉल लगाया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। कुछ देर बाद जामिन ने फिर से कॉल किया और मीरान से कहा कि वो कुछ अंग्रेजी शब्द लिखे जिसे कोरियन कीबोर्ड पर टाइप करने से एक पता निकलेगा। इसके बाद मीरान सीधे थाने पहुंची। वहां देखे बिना कि बेनी एक दूसरे बड़े फ्रॉड केस में व्यस्त है। मीरान ने उसे सारी बातें बताई कि जामिन ने कॉल सेंटर से कॉल किया था। उसने कुछ अंग्रेजी शब्द भेजे हैं जिसे कोरियन कीबोर्ड में टाइप करने से एक पता मिलता है। वो पता चीन के क्विडेन शहर के उस कॉल सेंटर का है। लेकिन बेनी ने कहा, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो फिर से तुम्हें कॉल करके खुद अपना पता क्यों देगा? वो खुद को क्यों फंसाएगा? साथ ही उसने ये भी कहा कि ये केस पहले ही बंद हो चुका है और अब इसमें जांच नहीं की जाएगी। मीरान ने आग्रह किया कि कम से कम इस जानकारी के आधार पर कुछ तो जांच होनी चाहिए, लेकिन बेनी ने साफ कहा, मेरे पास पहले से ही एक बड़ा स्कैम केस है। मैं इस छोटे केस में समय बर्बाद नहीं कर सकता। इसके बाद मीरान ने खुद से उस कॉल सेंटर का लोकेशन पता लगाने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद इस स्कैम से और भी लोग प्रभावित हुए होंगे। उसने पोस्टर के जरिए ऐसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। तभी उसे पता चला कि एक सोशल वर्कर एजेंसी ने उस स्कैमर को पकड़वाने के लिए $1,00,000 इनाम की घोषणा की है। मीरान कई पीड़ितों से मिलती है और जानती है कि इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार बहुत से लोग हो चुके हैं।
किसी ने अपनी पेंशन गंवाई, किसी ने बच्चों की ट्यूशन फीस खो दी, तो किसी ने जीवन भर की सारी बचत गंवा दी। मीरान देखती है कि इस स्कैम की खबरें टीवी पर भी चल रही है। वहीं से पता चलता है कि स्कैमर अपने शिकारों को बैंक खातों की जानकारी से पहचानते हैं। फिर वो ओवरसीज बैंक खातों के जरिए पैसे मंगवाते हैं और तुरंत उन खातों को बंद कर देते हैं। इस कॉल सेंटर के पीछे एक बड़ा सरगना काम करता है जो इस पूरे ऑपरेशन को संचालित करता है। रिपोर्टर्स ने संदेह जताया है कि कुछ स्थानीय पुलिस अधिकारी और राजनेता भी इस रैकेट में शामिल है, इसीलिए उन्हें पकड़ पाना इतना मुश्किल है। इसी बीच जेमिन दोबारा मीरान को कॉल करता है। मीरान उसे बताती है कि पुलिस अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास कॉल सेंटर का पूरा पता नहीं है। जेमिन कहता है कि अब वहाँ से उसके लिए कुछ भी कर पाना मुमकिन नहीं है। मीरान कहती है अगर उसे और जानकारी दी जाए तो वो जरूर कुछ करेगी और वो इसका वादा भी करती है। फिर मीरान उसे पुलिस अधिकारी बेनी का फैक्स नंबर देती है। उसी समय चाइल्ड केयर अधिकारी आते हैं और मीरान के बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वो उन्हें एक लॉन्ड्री में रख रही है जो कानून का उल्लंघन है। अधिकारी मीरान से कहते हैं कि जब तक उसकी स्थिति स्थिर नहीं होती बच्चे उनकी हिरासत में रहेंगे। मीरान गिड़गिड़ा कर विनती करती है और अपनी असहाय स्थिति पर रो पड़ती है। उसके बच्चों के बिना उसकी दुनिया अधूरी है। तभी चुनमिन उसे समझाती है केवल स्कैमर्स को पकड़कर ही वो अपना पैसा वापस पा सकती है और अपनी जिंदगी फिर से संवार सकती है। हालांकि क्विंडन शहर जाकर उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। इस पर उजिन कहती है कि उसका एक कजन क्विंडन में रहता है। ये सुनकर मीरान को आशा की किरण दिखाई देती है। वो कहती है अगर उसका कजन मदद करे तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। उजिन कहती है पुलिस तक उन्हें नहीं पकड़ पाई तो हम कैसे पकड़ेंगे। इस पर चुनमिन और मीरान साथ कहते हैं अगर लड़कियां ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। मीरान कहती है हम कॉल सेंटर तक पहुंचेंगे, पुलिस को सबूत देंगे और बाकी काम पुलिस करेगी। साथ ही उन स्कैमर्स को पकड़ने पर हमें $1,00,000 का इनाम भी मिलेगा। अंततः मीरान की हालत देखकर उजिन राजी हो जाती है। इसके बाद वे अपने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी लेते हैं और अगली फ्लाइट से क्विंडन शहर के लिए रवाना होते हैं। एयरपोर्ट पर उजिन का कजन रिजिन उन्हें लेने आता है जिसके पास खुद की टैक्सी होती है, जिससे कॉल सेंटर को ढूंढना उनके लिए थोड़ा आसान हो सकता है। लेकिन उसके पास केवल अधूरा पता है जिसकी वजह से उन्हें उसे खोजने में काफी दिक्कतें आई। उधर जेमिन को कॉल सेंटर के सबूत पुलिस को भेजने के लिए एक मोबाइल फोन की जरूरत है, लेकिन उस जगह मोबाइल फोन लाना सख्त मना है। फिर भी उसे किसी भी हालत में एक फोन चाहिए। इसी चिंता में वो कैंटीन में बैठा था। तभी उसने एक मोटे लड़के को मेशो नाम के लड़के के साथ मारपीट करते हुए देखा। मेशो वही लड़का है जिसका पैर पहले ही तोड़ दिया गया था। जामिन ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उस मोटे लड़के ने जामिन को भी पीटना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद मेशो और जामिन के बीच दोस्ती हो गई। जामिन को मेशो से पता चला कि उसे भी नौकरी का झांसा देकर यहाँ लाया गया था और फिर जब वह जिंदगी से उबर नहीं पाया तो धीरे धीरे ड्रग्स का आदी बन गया। जामिन ने यह भी जाना कि इस कॉल सेंटर में पैसे देकर लगभग कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उसने चालाकी से पैसे देकर मैनेजर का भरोसा जीत लिया और उसे कहा कि वो फ्री समय में उसका असिस्टेंट बनकर मदद करेगा। असल में इस धोखाधड़ी भरे काम में जामिन अब पूरी तरह ऊब चुका है। इसी दौरान मैनेजर ने उसे कॉल सेंटर के बाकी लड़कों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दे दी। यही मौका है जब जामिन ने उस मोटे लड़के से बदला लिया, उसे पीटकर, क्योंकि वो सभी को डराया करता था। दिलचस्प बात ये थी कि वो लड़का विरोध तक नहीं कर पाया। इस काम के बदले में जामिन को एक फोन दे दिया गया। अब वो फोन की मदद से कॉल सेंटर की अंदरूनी जानकारियां इकट्ठा करने लगा, फोटो लेने लगा। साथ ही उसे अलग अलग कमरों में जाने की इजाजत भी मिल गई। एक दिन उसी कॉल सेंटर के लेन देन और जमा राशियों की गोपनीय सूची मिली जिसकी उसने तस्वीर खींच ली। लेकिन जब वो इन तस्वीरों को पुलिस अधिकारी बेनी के फैक्स नंबर पर भेजने की कोशिश करता है तो नेटवर्क नहीं मिलता। उसे महसूस हुआ कि फोन मिलना और न मिलना दोनों एक ही बात है। ये देखकर उसे बेहद गुस्सा आ गया। इधर कॉल सेंटर की तलाश में मीरान, चुनमिन, उजिन और रिजिन बुरी तरह थक चुके थे। 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन उन्हें अब तक कोई सुराग नहीं मिला। सभी का कहना है कि अब उन्हें लौट चलना चाहिए, लेकिन मीरान अब भी हार मानने को तैयार नहीं। वो कहती है मैं इस कॉल सेंटर को ढूंढ कर रहूंगी। बाकी लोग अब सोचने लगे थे कि शायद जेमिन ने मीरान को बेवकूफ बनाया है,
उसी दौरान कॉल सेंटर का मैनेजर अपने सहयोगियों से बातचीत करते हुए कहता है, हम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और फिर वो सारे पैसे बिग बॉस ले जाता है। हमें उसे बात करनी चाहिए ताकि हमारा मुनाफा बढ़ सके। दूसरी ओर हिडन कैमरा और माइक्रोफोन के जरिए बिग बॉस ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो अपने सहयोगियों से कहता है, अब इस कॉल सेंटर को बंद करने का समय आ गया है। इसी दौरान एयरपोर्ट से नए लड़कों को लाने की जिम्मेदारी जामिन को मिलती है। जब जामिन उन्हें देखता है तो उसका दिल पसीज जाता है। वो मासूम लड़के बड़ी उम्मीद लेकर वहां आए थे, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें नरक जैसी जिंदगी में ढकेल दिया जाएगा। उनकी पहुंचते ही उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगता है। इससे कॉल सेंटर के गार्ड्स और स्टाफ कुछ समय के लिए व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच जामिन चुपचाप कंप्यूटर रूम में घुस जाता है जहां नेटवर्क उपलब्ध है। वो वहां की तस्वीरें फैक्स करने की कोशिश करता है। उसने काम शुरू कर दिया था, तभी मीशो वहां पहुंच जाता है। जामिन तुरंत उसे चुप कराता है और कहता है, हम दोनों यहाँ से भागने का रास्ता खोज रहे हैं। फोटो अपलोड करने में समय लग रहा था। इतने में जामिन ने देखा कि एक लड़का सुपरवाइजर को पैसे देकर कंप्यूटर इस्तेमाल करने की अनुमति मांगता है और सुपरवाइजर उसे इजाजत भी दे देता है। जामिन को डर होता है कि अगर वो लड़का कमरे में आ गया तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी। वो मीशो से विनती करता है कि कुछ करे। मीशो समझदारी से बार बार उस लड़के को उलझाकर वहीं रोकने की कोशिश करता है। आखिरकार तस्वीरें सफलतापूर्वक अपलोड हो जाती है और मीरान के संदर्भ से पुलिस अधिकारी बेनी को भेज दी जाती है। जब साइबर क्राइम विभाग के अधिकारियों ने तस्वीर देखी तो वे दंग रह गए, क्योंकि उनमें कॉल सेंटर की स्पष्ट तस्वीरों के साथ लेन देन और डिपॉजिट के सबूत भी मौजूद थे। ये सब देखकर अधिकारी पूरी रात सो नहीं पाए। बेनी कहता है, ये इन्फॉर्मर मीरान से जुड़ा हुआ है। मीरान भी इस स्कैम का शिकार रही है, इसीलिए हमें उसकी भी जरूरत है। इसी बीच दिखाया जाता है कि मीरान और उसकी टीम के 4 लोग पिछले 5 दिनों से कॉल सेंटर का पता नहीं लगा पाए थे और अब वो पूरी तरह निराश हो चुके थे। तभी बेनी का कॉल मीरान को आता है। जब बेनी को पता चला कि मीरान कॉल सेंटर की खोज में चीन तक आ गई है तो वो चकित रह जाता है। वो कहता है, जेमिन ने जो तस्वीरें भेजी है उनमें कॉल सेंटर से जुड़ी कई अहम जानकारियां हैं, लेकिन लोकेशन का पता नहीं है, इसीलिए रेड नहीं की जा पा रही। अब तक इस घोटाले में कुल $17 मिलियन की ठगी हो चुकी है और 3000 से अधिक लोग इसका शिकार बन चुके हैं। ये सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। बेनी मीरान को कॉल सेंटर से जुड़ी सभी तस्वीरें और जानकारियां भेज देता है। चूंकि पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है, चारों महिलाएं बेहद खुश हो जाती है। उनमें फिर से उम्मीद और उत्साह जाग उठता है। तस्वीरों को ध्यान से देखने के बाद वे उस कॉल सेंटर की इमारत को ढूंढ निकालती है। अंततः वे उस जगह को पहचान लेती है। हालांकि वो कॉल सेंटर एक व्यस्त बाजार के बीचों बीच स्थित है, जिससे वहां बिना ध्यान खींचे कोई भी कार्यवाही करना मुश्किल है। मीरान पूरी तरह सुनिश्चित होना चाहती है। उसने बनी के द्वारा भेजे गए फैक्स से जामिन की तस्वीर निकालकर उसे मिलाने की कोशिश करती है और तभी उसने जामिन को सामने देख लिया। मीरान तुरंत पुलिस अधिकारी बेनी को कॉल सेंटर की लोकेशन भेज देती है। अब मीरान का अगला लक्ष्य है जामिन से संपर्क करना। वो देखती है कि कॉल सेंटर के सामने कुछ दर्जे अपनी दुकान लगाए हुए हैं। मीरान भी वहाँ खुद की एक अस्थायी दुकान लगा लेती है और एक बोर्ड टांगती है। उस बोर्ड पर वही अंग्रेजी के शब्द लिखे होते हैं जो जामिन ने उसे भेजे थे। अगले दिन जब जामिन बाहर आता है तो मीरान और उसके साथी उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। बोर्ड पर लिखे शब्दों को देखकर जामिन तुरंत उसे पहचान लेता है। उधर पुलिस अधिकारी बेनी अपने चीफ को कॉल सेंटर का पता दिखाता है और वहां छापा मारने की अनुमति मांगता है। अगले दिन जेमिन कपड़े सिलवाने के बहाने मीरान के पास आता है, लेकिन समस्या ये होती है कि कॉल सेंटर का एक और कर्मचारी भी उसके साथ होता है। मीरान स्थिति को भांपकर उजिन उस दूसरे लड़के को कॉफी पिलाने के बहाने से वहां से लेकर जाती है। इसी बीच मीरान जेमिन को एक फोन देती है और कहती है इस फोन की मदद से वो आपस में संपर्क में रहेंगे। जब जेमिन वॉशरूम जाता है और फोन खोलता है तो उसे फोन के पीछे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, पुलिस अधिकारी बेनी आज रात चीन पहुंच रहे हैं। वे चीनी पुलिस के साथ मिलकर इस कॉल सेंटर पर रेड करेंगे। जब बिग बॉस कॉल सेंटर में मौजूद हो तभी सूचना देना। इसी बीच बेनी मीरान को कॉल करता है और कहता है कि वो आज रात ही चीन पहुंच रहे हैं। वो मीरान को स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि वो कोई भी कदम अपने स्तर पर ना उठाए, जिससे ऑपरेशन खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी ओर कॉल सेंटर का मैनेजर अपने लोगों को संबोधित कर रहा होता है। वो कहता है कि आज बिग बॉस आ रहे हैं
और आज ही उन्हें उससे अपनी कमाई बढ़ाने की बात करनी है। जिमिन ये सब सुनकर वॉशरूम में तुरंत जाकर मीरान को संदेश भेजता है। मीरान और उसके साथी सतर्क हो जाते हैं और कॉल सेंटर के सामने एक गाड़ी में छिप जाते हैं। कुछ ही समय बाद 2 वैन वहां पहुंचती है। उसमें से कुछ हथियारबंद लोग उतरते हैं और कॉल सेंटर के कर्मचारियों पर हमला कर देते हैं। फिर दोनों पक्षों के बीच एक हिंसक भिड़ंत शुरू हो जाती है। जिमिन जान बचाने के लिए एक टेबल के नीचे छिप जाता है, लेकिन जैसे ही वो मोबाइल निकालकर घटना की वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, एक गुंडा उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है और उसके पेट में चाकू घोंप देता है। उधर मीरान समझ जाती है कि ऊपर कुछ गंभीर गड़बड़ी हुई है। उसी समय एक काली कार से बिग बॉस कॉल सेंटर में प्रवेश करता है। मीरान भी अब अंदर जाने को तैयार होती है, लेकिन उसके साथी उसे रोक कर कहते हैं, सोचो मत, हीरो मत बनो, वो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी मीरान देखती है कि कॉल सेंटर के सारे कंप्यूटरों को एक वैन में लादा जा रहा है। वो तुरंत समझ जाती है कि कॉल सेंटर का सामान कहीं और ले जाया जा रहा है। इसी बीच मैशो नशे की हालत में वॉशरूम में गिरा पड़ा होता है, जिससे वो हमले से बच जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो चुपके से बिग बॉस की बातें सुनता है। बिग बॉस अपने लोगों से कहता है, पुलिस को पहले ही खबर मिल चुकी है कि आज रात यहाँ छापा पड़ने वाला है, इसीलिए हम पहले ही सब कुछ समेट कर निकल रहे हैं। वैसे भी मैं इस कॉल सेंटर को बंद करने वाला था, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा पैसे मांगने लगे थे। वही कॉल सेंटर के अंदर मीशो घायल पड़े जिमिन को ढूंढ निकालता है। इसी दौरान पुलिस अधिकारी बेनी मीरान को कॉल करता है और बताता है कि वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मीरान उन्हें स्थिति की पूरी जानकारी देती है। तभी वो देखती है कि बिग बॉस अपनी कार में बैठकर भाग रहा है। वो उलझन में पड़ जाती है कि कॉल सेंटर के अंदर जाए या बिग बॉस का पीछा करे। अंततः वो कार स्टार्ट करती है और बिग बॉस के पीछे निकल पड़ती है। उसी समय मैशो घायल जिमिन को लेकर सामने आता है। वे तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। जिमिन मीरान को अपना मोबाइल देता है और कहता है, इसमें बिग बॉस की बातचीत की रिकॉर्डिंग है, मुझे माफ कर दो, ना चाहकर भी मैंने कई लोगों को धोखा दिया है। मीरान मोबाइल खोलकर वीडियो देखती है। उसमें बिग बॉस की बातचीत रिकॉर्ड होती है, लेकिन मोबाइल टूटा हुआ था, इसीलिए उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता। फिर भी मीरान ये समझ जाती है कि बिग बॉस वांगजो एयरपोर्ट से भागने वाला है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस और पुलिस वहां पहुंचती है। मीरान उजिन को वहीं छोड़कर जिमिन को अस्पताल भिजवाती है और खुद कार लेकर एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ती है। इसी दौरान पुलिस अधिकारी बेनी भी वहां पहुंचता है, लेकिन उसे चीनी भाषा नहीं आती, इसीलिए वो चीनी पुलिस से बातचीत नहीं कर पाता। उजिन उनकी मदद करती है। पुलिस की पूछताछ में पता चलता है कि उस कॉल सेंटर का उपयोग न सिर्फ स्कैम के लिए बल्कि ड्रग्स के गोदाम के तौर पर भी किया जाता था, लेकिन अब तक वहां से सभी फरार हो चुके थे। उसी समय पुलिस चीफ ने बेनी को कॉल किया और कहा, चूंकि असली अपराधी भाग चुका है, अब ज्यादा समय बर्बाद मत करो, तुरंत कार्रवाई करो। लेकिन तभी बेनी को एक और अहम सूचना मिलती है। बिग बॉस हवाई अड्डे के रास्ते भाग रहा है। बेनी ने स्थानीय पुलिस को सारी स्थिति समझाई और उन्हें एयरपोर्ट चलने के लिए राजी कर लिया। दूसरी ओर मीरान भी एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी, लेकिन इतनी भीड़ में बिग बॉस को पहचानना आसान नहीं था। वो चारों ओर लोगों को ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। उसका घड़ी देखने का अंदाज ठीक वैसा ही था जैसा वीडियो में बिग बॉस का था। मीरान को यकीन हो गया कि यही बिग बॉस यानी जिनपिन है। मीरान और उसके साथी चुपचाप उसका पीछा करने लगे, लेकिन जिनपिन सब समझ चुका था। वो उनके पास आया, सामने बैठा और बोला, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मीरान ने बेझिझक होकर कहा, तुम्हारी वजह से मैं $32,000 और अपनी इज्जत दोनों हार चुकी हूँ। जिनपिन हंसते हुए बोला, सिर्फ 32,000 के लिए कोरिया से चीन चले आए? अच्छा, ये लो। उसने बैग से $1,00,000 निकालकर मीरान की तरफ फेंका और कहा, ये पैसे लो और वापस लौट जाओ, वरना यहीं खत्म कर दूंगा। जिनपिन जाने लगा। जिनपिन ने मीरान से कहा, हमारे पैसे मिल गए हैं, अब और लड़ाई किस लिए, चलो वापस चलते हैं। लेकिन मीरान ने अलग ही निर्णय लिया है। उसने वह पैसा जिनपिन के चेहरे पर फेंकते हुए कहा, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मुझे लूटा। क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी ताकि तुम और भी मासूम लोगों को स्कैम कर सको? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सुनकर जिनपिन गुस्से से तिलमिला उठा। मीरान बोली, तुम पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करोगे? जवाब में जिनपिन ने उसे जबरदस्ती वॉशरूम में घसीट लिया और बेरहमी से मारने लगा। मीरान बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसी बीच जिनपिन की फ्लाइट का समय हो गया। वो मीरान को वहीं छोड़कर निकलने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया उसका पासपोर्ट गायब है। वो घबरा गया और वॉशरूम वापस दौड़ा। मीरान वहीं पड़ी थी, लेकिन उसके हाथ में
जिनपिन के पासपोर्ट का फटा हुआ मुख्य पन्ना था। ये देखकर जिनपिन और भड़क गया और फिर से मीरान पर हमला किया। मीरान बोली, तुमने हजारों को रुलाया है, आज मैं तुम्हें रुला कर रहूंगी। जिनपिन ने और जोर से उसकी पिटाई शुरू कर दी। एक समय ऐसा आया जब मीरान की गर्दन दबाकर वो उसे मारने ही वाला था कि तभी पुलिस वॉशरूम पहुंच गई और जिनपिन को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मीरान गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। एक आम महिला ने आखिरकार अपना बदला ले ही लिया। उसने उस झूठे और चालाक अपराधी को पकड़वाया जिसे पुलिस महीनों से नहीं पकड़ पाई थी, और ये काम मीरान ने महज 2 महीनों में कर दिखाया। साथ ही समय रहते जामिन को अस्पताल पहुंचाने से उसकी जान भी बच गई। बाद में जामिन ने पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी। वहीं दूसरी ओर जिनपिन के वकील ने मीरान को चुप कराने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन मीरान ने साफ शब्दों में कहा, ये पैसे तुम्हारे बॉस के नहीं हैं, ये उन मासूम लोगों की मेहनत की कमाई है जिन्हें तुमने धोखा दिया है। जब तुम्हारा बॉस 20 साल जेल में रहेगा तब उसे समझ में आएगा कि धोखाधड़ी की असली सजा क्या होती है। मीरान शायद अपने पैसे वापस न पा सकी हो, लेकिन जिसने इंसाफ पाया उसी ने शांति पाई। उसी समय उसके बच्चों का फोन आया। वो उसका इंतजार कर रहे हैं केक काटने के लिए, क्योंकि आज मीरान का जन्मदिन है। और यहीं पर ये फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।